हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना और उन्हें समावेशी शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सभी को शिक्षित करना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें सभी को शिक्षित करना है, बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आते हैं या उनमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं, तो हमें उनके बीच में आपस में भेदभाव ना करते हुए सभी को शिक्षित करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो इसकी सबसे जो बड़ी और मेन विशेषता है वो यही है कि ये विविधता को प्रोत्साहित करती है, यानी कि बच्चों के बीच में जो भी आपस में बहुत सारी विविधताएं हैं, तो हमें किसी को भी नकारना नहीं है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, बल्कि उस विविधता को प्रोत्साहन देना है और प्रोत्साहित करते हुए सभी को हमें शिक्षा उपलब्ध करवानी है। सभी संस्कृतियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, यानी कि अगर बच्चे भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनकी जो संस्कृतियाँ हैं वो भी अलग अलग होंगी, तो हमें किसी भी संस्कृति की बुराई नहीं करनी है, बल्कि सभी संस्कृतियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, यानी कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है और सभी संस्कृतियों से आपस में कुछ ना कुछ सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि शिक्षा को उपलब्ध करवाना है बच्चों में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो सभी के लिए शिक्षा, यानी कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमें सभी को शिक्षा उपलब्ध करवानी है। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी को शिक्षा में शामिल करना है। उसके बाद अगला है आत्मनिर्भर बनाना। तो यदि बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वह आत्मनिर्भर भी बनेगा। और अधिकारों की रक्षा, यानी कि शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, तो हम उसे शिक्षित करके उसे उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और कौशलों की पहचान, तो कौशलों की पहचान यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः कुछ बच्चे पढ़ने में कभी कभी क्या मतलब कुछ बच्चे कम रुचि लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ना पढ़ाएं या स्कूल से निकाल दें या फिर उन्हें पूरी तरीके से नकार दें या उन्हें भला बुरा कहें। ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि पढ़ने के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ ना कुछ स्किल्स हों, तो हमें उन स्किल्स को पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना है और उस स्किल्स को बढ़ावा देना है, ताकि वो उस स्किल्स को ही अच्छे से सीख सकें। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि कौशलों की पहचान करना। उसके बाद आगे बात करेंगे निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा। तो निर्धनता से मतलब है कि ऐसी कंडीशन कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही सक्षम नहीं होता, तो ऐसे में वो अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करे या फिर उन्हें स्कूल कैसे भेजे, क्योंकि स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, ताकि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाई जा सके। इसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि मध्याह्न भोजन स्कीम, ताकि बच्चों को भोजन मिल सके, एंड मुफ्त में किताबें और मुफ्त में ड्रेस। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जो निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए चलाए गए थे, ताकि उन्हें भी शिक्षा मिल सके। उसके बाद आगे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य शब्द को और फिर डॉट डॉट से है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने से, या फिर समाविष्ट करने से, या फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने से, या पढ़ने के लिए बाध्य करने से। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समाविष्ट करने, यानी कि शिक्षा में सभी को शामिल करने से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ होता है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, या फिर सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाएंगे तो समावेशन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। और इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग करती तो फिर समावेशन का मतलब कहाँ से रह गया, क्योंकि हमें समावेशन का मतलब होता है सभी, मतलब एक साथ शामिल करना। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, या फिर बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या फिर
चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का अर्थ उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो आंसर हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के लिए धैर्य और लगाव, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान और शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, यानी कि बच्चों के प्रति संवेदनशील एक शिक्षक का होना बहुत ही ज़रूरी है और विद्यार्थियों के साथ धैर्य और लगाव भी होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह उसकी जो भी अक्षमताएं या कमियां हैं उनके हिसाब से उनको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा सके। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो यही है, क्योंकि बच्चों के प्रति संवेदनशील, धैर्य और लगाव एवं जो बच्चों की अक्षमताएं हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन हमारा ये सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो ये मैंने आपको अभी बताया कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की ही मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का क्या कारण है? अध्यापक का उनके प्रति रवैया, निर्धनता, शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जिम्मेदार हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को, सभी को सामान्य महत्व देना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसको अधिक महत्व देना चाहिए, तो हमें किसी को भी अधिक महत्व नहीं देना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये और ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, यानी हमें सभी को सामान्य महत्व देना है, सभी को बराबर की दृष्टि से देखना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, समीक्षात्मक, या फिर रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर, यानी कि एक शिक्षक को बच्चों में रचनात्मक और समीक्षात्मक दोनों प्रकार का गुण विकसित करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर 4th नंबर है, तथ्यों को शिक्षा या मतारोपण से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा मैंने बताया था कि ये विविधता को प्रोत्साहन देती है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि बहुत सारी विविधता होने के बावजूद भी हमें सभी को सम्मिलित करना है और उस विविधता को प्रोत्साहन देना है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए, यानी कि किसका होना जरूरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, या फिर अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण, या फिर अन्य शिक्षकों का समावेशन। तो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि उनके लिए सामग्री का चयन किया जा रहा है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, या फिर संवेदनशील बनाना।
तो समावेशन के लिए पृथक्करण नहीं होगा, क्योंकि पृथक्करण यानी कि अलग, तो हमें अलग नहीं करना है बल्कि सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि हमें इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी और इसकी भी, सिर्फ पृथक्करण नहीं होना चाहिए उसमें। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? ऑप्शंस दिए हैं। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें, या फिर अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, या इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा उच्च अपेक्षाएं नहीं रखनी है, क्योंकि वो कार्य अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। तो ये वाला भी गलत। एंड तुलना भी नहीं करनी है बच्चों की, क्योंकि इससे जो उनके अंदर हीन भावना विकसित होती है। और पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि विकसित करें, यानी कि यहाँ पे आपकी रुचि इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों की रुचियाँ इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करें। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी, या फिर सहयोगात्मक शिक्षा, या पृथक शिक्षा? तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि से विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर बालकों का समूह बनाना। तो ये कार्य भी बिल्कुल ही नहीं करना है, यानी कि हमें बच्चों को प्रतिभाशाली और कमज़ोर बालकों के समूह में डिवाइड नहीं करना है। इससे क्या होता है कि इससे भी बच्चों के अंदर हीन भावना आती है और उन्हें बुरा लगता है। तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करने हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, यानी कि हमें ऐसा माहौल बनाना या ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत, या फिर अपवर्जक शिक्षा। तो इसके लिए तो सभी को पता है कि क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। तो हमें क्या करना है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, और यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ये भी ऑप्शन गलत है और पहला वाला भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड नंबर, कि यह एक दर्शन है कि जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, या फिर उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, अलग भी नहीं उन्हें बिठाना है। इसके अलावा उन्हें बहुत सा लिखित कार्य भी नहीं देना है, क्योंकि इससे बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं।
तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और कक्षा में होने वाली परिचर्चा में उन्हें शामिल करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक को एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करवाकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या फिर खोज को प्रोत्साहन करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि खोज को प्रोत्साहन करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।